हेलो 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 हेलो। हाँ, तो भाइयों कैसे हैं? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम पूरी तरीके से जो कंप्लीट पॉलिटी होता है ना, सारा डिस्कशन यहाँ पर हो रहा है। जो बेसिक पॉलिटी के बारे में, पॉलिटी का पी भी उसे नहीं मालूम है, कॉन्स्टिट्यूशन का सी भी नहीं मालूम है, वहाँ से हमने स्टार्ट किया है। और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, यानी कि पूरे बेसिक से लेकर पूरे जो आईएएस लेवल तक एग्जामिनेशन होता है, आईएएस हो, पीसीएस हो, कोई भी एग्जामिनेशन आप भारत का देना चाहते हो, उसके बाद पॉलिटी मैं अभी तो मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं पॉलिटी के साथ साथ आपको इकोनॉमी पढ़ाऊँगा। इकोनॉमी बहुत सारे अभी तो मैंने शुरू किया है यहाँ पर, अभी एथिक्स पढ़ाऊँगा। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पर आप लोग अगर जो भी कहेंगे तो उसके अनुसार तो अभी अभी तो उतना मेरा चैनल को लोग नहीं जानते ना, अभी अति नहीं है, तो लोग डिमांड यहाँ पर नहीं हो रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन हाँ, अपने तरीके से मैं शुरुआत मैंने की है पॉलिटी पढ़ाना। और धीरे धीरे मैं हर सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ना शुरू करूँगा धीरे धीरे, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, धीरे धीरे पढ़ाना शुरू करूँगा मैं। अभी तो बहुत लंबी लंबी क्लासेस लेनी है मुझे, अभी तो मैंने शुरुआत किया है इस पर थोड़ा सा कि चलिए 20 मिनट पढ़ा देते हैं, चलिए 50 मिनट पढ़ा देते हैं, चलिए 30 मिनट पढ़ा देते हैं। अभी तो धीरे धीरे क्लास का ड्यूरेशन बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे, और हाँ कम्प्लीटली शुरू करेंगे। ऐसे नहीं है कि यहाँ पर आप आओगे ना तो यहाँ पर आपको बेसिक कंसेप्ट से लेकर पूरी तरीके से जो भी एडवांस कंसेप्ट होते हैं, जो जो भी मेरे तरीके हैं पढ़ाने के, उस तरीक़ों को मैं फॉलो करूँगा और आपको सिखा कर जाऊँगा। ऐसे तो होगा नहीं, बिना सिखाए तो जाता ही नहीं। तो यहाँ पर थे हम, तो प्रस्तावना से संबंधित बहुत सारे हम प्रस्तावना के बारे में हम पढ़ चुके थे कि प्रस्तावना में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण होती है, प्रस्तावना क्या होता है। प्रस्तावना में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है। और आप लोग अगर यूपीएससी के एग्जामिनेशन के पीआईक्यू अगर देखते होंगे तो वहाँ पर आपको मालूम भी होता होगा, आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली वहाँ से आते हैं और बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं वहाँ पर। तो हमें बहुत अगर अच्छे से हम थोड़ा अवेयर होकर अगर पढ़ें ना तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। आँख कान खोला करके अगर पढ़े तो बहुत अच्छे तरीके से हम कर पाएंगे। तो यहाँ पर कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर आप सांस लीजिए अच्छे तरीके से, और उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, और प्रस्तावना से संबंधित मुद्दे के बारे में यहाँ पर हम करने वाले हैं। आज प्रस्तावना से संबंधित देखते हैं कितना हम चल पाते हैं, आज के क्लास में कितना कर पाते हैं। जो भी होता है देखते हैं आगे। तो प्रस्तावना से संबंधित बहुत सारे मुद्दे हैं, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, इसे आप अच्छे तरीके से समझिएगा। यहाँ थोड़ा सा, अब यहाँ से थोड़ा सा अब धीरे धीरे क्लासेस एडवांस लेवल की ओर बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ पर डरने की बात नहीं है, क्योंकि एकदम ईजी वे में आपको मैं बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। इससे बिल्कुल आपको घबराने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। इसके बाद आप दुनिया का कोई भी पॉलिटिकल बुक उठा लीजिए, आपको मतलब 90% चीज़ें तो बिल्कुल आती ही होगी, 90% चीज़ें आपकी आती होगी। बस 10% चीज़ें जो होए ना, यहाँ पर कुछ शब्दावली यहाँ पर बस उसको देख लेना है और वो नहीं कुछ करना है। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग 90% क्वेश्चन कर ले जाओगे। इसे बस अच्छे तरीके से फॉलो करते रहो, और कुछ नहीं। तो प्रस्तावना से संबंधित कुछ मुद्दों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं। तो पहला मुद्दा आता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। पहला मुद्दा तो यही आता है। दूसरा, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या फिर संशोधन नहीं किया जा सकता है। देखो, सबसे पहले बेरूबाड़ी केस होता है 1960 में। बेरूबाड़ी केस 1960 में होता है, जहाँ पर कहा जाता है कि नहीं, प्रस्तावना को हम संविधान का अंग नहीं मान सकते हैं। उसके बाद फिर एक केस आता है केशवानंद भारती केस। अब केशवानंद भारती केस 1973 में होता है, जहाँ पर यस कहा जाता है। और यहीं है केशवानंद भारती केस, जहाँ पर हम बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को पढ़ते हैं कि कैसे बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आता है, कैसे सुप्रीम कोर्ट से बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को दिया गया। ये सारा यहीं पर हम डिस्कशन करते हैं, यहीं पर हम पढ़ते हैं। तीसरा केस आता है मिनर्वा मिल्स केस, जहाँ पर कहा जाता है कि यस, आप संविधान मतलब प्रस्तावना संविधान का ही अंग माना जाएगा। उसके बाद एलआईसी भी केस आता है, एलआईसी केस में भी यस कहा जाता है। देखिए, जो केशवानंद महत्वपूर्ण, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें इस सेंस में कि यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्णय किस में मतलब आया, महत्वपूर्ण निर्णय किसको माना जाए। तो महत्वपूर्ण निर्णय केशवानंद भारती केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केशवानंद भारती में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना में आप संशोधन कर सकते हो। बिल्कुल, यहाँ पर प्रस्तावना में आप संशोधन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि प्रस्तावना में आप संशोधन नहीं कर सकते हो। तो उसने क्या कहा कि
उसने संशोधनीयता के से संबंधित निम्नलिखित मत व्यक्त किया जो आज भी लागू है बिल्कुल यहाँ पर। जैसे कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, अभी प्रस्तावना संविधान का अंग माना गया है। दूसरी बात है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल यहाँ पर प्रस्तावना में आप संशोधन कर सकते हो। और तीसरी बात है, यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर पाया जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ऐसा आप समझो कि यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फाउंडेशन है, उसको अगर हटा दोगे, जैसे कि हम हैं और हमारी आत्मा है, हमारे अंदर से अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर का कोई महत्व नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जिस पर जो बेस होता है पूरी तरीके से, जो फंडामेंटल होता है, उस पर चीज़ें टिकी हुई होती है, उसको आप मतलब अगर हटाओगे ना, बेसिक स्टोन होता है, उसको अगर हटाओगे ज्यों आपने उसको हटाया, ज्यों आपने उसको खिसकाया, उधर से उधर किया, तो मतलब समझ जाइए कि जो उस पर टिकी हुई अन्य चीज़ें हैं सारी की सारी डगमगा जाएगी, सारा ध्वंस हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा सारी चीज़ों का। तो उसी प्रकार बेसिक स्ट्रक्चर, आप संविधान में संशोधन करोगे, आप प्रस्तावना में संशोधन करोगे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर, यानी कि जो भी उसमें कुछ ऐसे शब्द होंगे जिस पर संविधान पूरा का पूरा टिका हुआ है, उन शब्दों को छोड़कर ही आप संशोधन करोगे। ऐसा नहीं है कि उस शब्द में ही संशोधन कर दिया, नहीं, संशोधन आप किस में करोगे, बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर। और बेसिक स्ट्रक्चर कौन बताएगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट, जब भी समय इस प्रकार के जो भी वाद विवाद होगा, जब भी वाद विवाद होंगे, तो सारा सुप्रीम कोर्ट देखता है कि भैया ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर ये बेसिक स्ट्रक्चर है। बहुत तरह के बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये मतलब समय समय पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इसे हमेशा बताने का कार्य करता रहता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है या फिर नहीं है। तो ये पूरा कंप्लीट हुआ। और यहाँ पर ये जान लीजिए, एक फैक्ट है पूरी तरीके से कि अभी तक 1976 में अगर बात करें तो 1976 में 42 अमेंडमेंट हुआ था, और 42 अमेंडमेंट में यहाँ पर 3 शब्द जोड़े गए थे। यहाँ पर देखो, समाजवादी, प्रस्तावना में समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष है, और तीसरा क्या है, अखंडता, यानी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यहाँ पर 3 शब्द यहाँ पर जोड़े जाते हैं। कब जोड़े जाते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े जाते हैं, 42 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े जाते हैं, और कब जोड़े जाते हैं? 1976 में जोड़े जाते हैं। ये 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं यहाँ पर। तो ये पूरा क्लियर है अच्छे तरीके से? ओके जी, चलिए, क्लियर होना चाहिए अच्छे तरीके से यहाँ पर। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए मूल अधिकार, यहाँ पर फंडामेंटल राइट के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल राइट, अब यहाँ पर असली खेल शुरू होता है, या इतना महत्वपूर्ण है। देखिए, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये तो घोट कर आपको पी जाना है पूरी तरीके से, क्योंकि ये पूरा का पूरा मैंने अभी बेसिक स्ट्रक्चर बताया ना, तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको आ सकती है, पूरा का पूरा हमारे पॉलिटी का बेसिक स्ट्रक्चर है, इस पर सारा चीज़ टिका हुआ है। तो हमें सारा का सारा मौलिक अधिकार बहुत अच्छे से स्टडी करना है, बहुत अच्छे तरीके से हमें इसे समझते चलना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन है तो इसे हम सॉल्व करने की स्थिति में रहे। अब यहाँ पर ये सबसे पहले यहाँ पर ये जानते हैं कि ये यूएसए से लिया गया है और भाग 3 में पाया जाता है। संविधान के किस भाग में पाया जाए? तो संविधान के भाग 3 में पाया जाता है। और आर्टिकल कितने से पाया जाता है? तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पाया जाता है। अब फंडामेंटल राइट का मतलब होता क्या है, अब समझिए। फंडामेंटल राइट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर 2 विकास के बारे में बात करी गई है। एक भौतिक विकास होता है और एक होता है नैतिक विकास। भौतिक विकास का मतलब क्या होता है और नैतिक विकास का मतलब क्या होता है? भौतिक विकास का मतलब क्या होता है और नैतिक विकास का मतलब क्या होता है? भौतिक विकास का मतलब होता है फिजिकली रूप से डेवलप होना। फिजिकली रूप से मतलब मान कर चलिए कि शारीरिक दक्षता के रूप का देख सकते हो आप कि यार मेरा शरीर अच्छे तरीके से काम करे, मैं स्वस्थ रहूं, मेरा भौतिक विकास हो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मेरे पास कुछ इस प्रकार की संपत्ति है, बहुत सारा मेरा इस प्रकार से विकास हो, फिजिकली रूप से मैं डेवलप हो पाई, फिजिकली रूप से मैं धीरे धीरे डेवलप हो पाई। उस तरह की चीज़ों में जो भी सहायक होता है वो सारा भौतिक विकास कहा जाता है। इस प्रकार के विकास की प्रक्रिया को भौतिक विकास की प्रक्रिया कहते हैं। अब एक होता है नैतिक विकास। नैतिक विकास का मतलब क्या होता है? हमारे कहीं ना कहीं नैतिकता से जुड़ा हुआ मामला होता है, हमारे कहीं ना कहीं मानसिक स्तर से जुड़ा हुआ मामला होता है, तो इसे हम नैतिक विकास कह देते हैं। तो फंडामेंटल राइट वहाँ पर जरूरी होता है। फंडामेंटल राइट क्यों दिया जाता है? ताकि व्यक्ति का भौतिक विकास हो सके, व्यक्ति का नैतिक विकास हो सके। इसलिए इन दोनों विकास को सुनिश्चित करने के लिए हम मूल अधिकार लेकर आते हैं। ओके जी,
अब कि हम यहाँ पर कुछ विशेषताओं को भी देखेंगे कि भैया ये विशेषताएँ, ये विशेषताएँ नहीं है यहाँ पर, तो विशेषताओं को लेकर भी क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है, तो विशेषताओं को भी यहाँ पर देखेंगे कि इसकी क्या विशेषताएँ हैं, क्या विशेषता नहीं है। तो पहली विशेषता है कि फंडामेंटल राइट असीमित या फिर निरपेक्ष नहीं है। असीमित या निरपेक्ष इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है फंडामेंटल राइट जो होता है ना भैया, फंडामेंटल राइट जो होता है ये असीमित नहीं, इस पर मतलब इस पर भी सीमा लगाई गई है। ऐसा नहीं है कि आपको दे दिया गया है तो आप कुछ भी कर लोगे, नहीं, फंडामेंटल राइट पर भी मतलब सीमा लगाई गई है कि भैया मतलब आप अगर विपरीत परिस्थिति आती है या फिर अगर सार्वजनिक हित में इस प्रकार का अगर कार्य करना पड़ सकता है तो कार्य किया जाता है। जैसे कि आप इमरजेंसी आपने सुना होगा, नेशनल इमरजेंसी जब प्रोक्लेम करी जाती है तो बहुत सारे फंडामेंटल राइट निलंबित कर दिए जाते हैं, तो उसी प्रकार ये होता है। अब मौलिक अधिकारों का स्वरूप हमेशा निषेधात्मक होता है। निषेधात्मक का मतलब क्या होता है? निगेटिव का मतलब क्या होता है? अब एक होता है, मैं दो शब्द बोल रहा हूँ, एक मैं बोल रहा हूँ कि ये काम राम को सही बोलना चाहिए। अब यहाँ पर मेरा कहने का तरीका क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है या फिर निगेटिव स्टेटमेंट है? तो आप कहोगे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पर राम पढ़ रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। राम खा रहा है, राम को ये करना चाहिए, राम को शाम को टहलना चाहिए, श्याम को ये करना चाहिए, अकबर को ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए। मतलब ये हमारा कहने का तरीका क्या है? हमारा कहने का तरीका पॉजिटिव तरीके से हम कह रहे हैं। यहाँ पर किसी नहीं का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, किसी भी निषेधात्मक अवधारणा या फिर निगेटिविटी का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। तो कहने का तरीका हमारा यहाँ पर क्या है? निगेटिव है, यानी कि बैड है। और एक है मतलब पॉजिटिव है, और एक है आपका बैड तरीका होता है कि ये नहीं करना चाहिए, ये आपको नहीं करना चाहिए, श्याम को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो कहने का तरीका मैं क्या कर रहा हूँ, कहने का तरीका मेरा कैसा है? निषेधात्मक है बस। तो इसे ही हम सकारात्मक कहते हैं, इसे ही निषेधात्मक और सकारात्मक कहते हैं। तो मौलिक अधिकारों का स्वरूप किस प्रकार का है? मौलिक अधिकारों का स्वरूप आपका निषेधात्मक है, यानी कि निगेटिव है। ये कहता है कि ये आप नहीं करोगे, ये आप नहीं करोगे। ये क्या कहता है कि आप सरकार जो है ना भेदभाव नहीं करेगी। सरकार धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। ये फंडामेंटल राइट में कहा जाता है। और इसी प्रकार डीपीएसपी में आप देखोगे ना, डीपीएसपी में यहाँ पर सकारात्मक अभिव्यक्ति करी जाती है कि राज्य को ये करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ये सारे के सारे तरीके हुए सकारात्मक तरीके हुए। ओके जी। अब यहाँ पर फंडामेंटल राइट परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ। इन्फोर्सेबल का मतलब होता है कि आप इसे कोर्ट में जाकर लड़ाई कर सकते हो। अगर इसे इन्फोर्स नहीं किया जाता है, अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया जा रहा है कहीं पर भी, तो आप इसके साथ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो, आप पूरी तरीके से इस पर जा सकते हो, न्याय मांग सकते हो पूरी तरीके से, अगर नहीं ये लागू हो रहा है तो। आगे है, कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जबकि कुछ फंडामेंटल राइट नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। इसका मतलब क्या है कि हमें कौन कौन से ऐसे प्राप्त है? तो 15, 16, 19, 29, 30 हमें प्राप्त है, केवल नागरिकों को प्राप्त है यहाँ पर। और अगर नागरिक प्लस विदेशी को अगर कहा जाए तो जीवन का अधिकार, जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे कि आर्टिकल 21। तो यहाँ पर बिल्कुल हमने देखा। पांचवी बात है कि अधिकांश फंडामेंटल राइट व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है। भैया इस पर ध्यान देना होगा आपको। आगे यहाँ पर ये सारा हमने देखी जो कि फंडामेंटल राइट तो हो चुका है, पूरा का पूरा यही बात लिखी हुई है। आगे यहाँ पर देखते हैं कि मूल जो आपका मूल संविधान है ना, मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान जो हमारा संविधान बना हुआ था तो उसमें 7 प्रकार के संविधान थे, 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट थे। 44 अमेंडमेंट 1968 में, यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में, आप जानते हैं कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, इसे पढ़ने का तरीका क्या होगा? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज, कई लोगों को पढ़ने भी नहीं आता होगा, हो सकता है कोई लोग को आता होगा, मैं सभी को नहीं कर रहा हूँ, जो बेसिक से मेरे भाई पढ़ रहे हैं उसको नहीं आता होगा, हो सकता है। तो इसे हम पढ़ते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ इसे कहेंगे, यहाँ पर हो गया। और इसे आर्टिकल 31, तो इसे हटाकर अगर यहाँ पर बात करें तो इसे हटाकर मुझे कोई याद कर रहे, 1 मिनट। हाँ, तो भाई हम लोग कहाँ पर थे? मैं आ चुका हूँ फिर से यहाँ पर। तो यहाँ पर भाग 12 में इसे आर्टिकल 300A के तहत ला दिया गया है। ओके जी।
और एक यहाँ पर संशोधन याद रखिए, बार बार मतलब इसको तो बिल्कुल यहाँ पर दिमाग में रखिए, 86 संविधान संशोधन 2002 हुआ था और आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार यहाँ पर फंडामेंटल राइट यहाँ पर बनाया गया था। हर कोई जानता है कि फंडामेंटल राइट यहाँ पर बनाया गया था जी। तो वर्तमान में यहाँ पर और देखिए, शिक्षा का अधिकार को कोई अलग से यहाँ पर अधिकार नहीं घोषित किया गया है। जो यहाँ पर आपको अधिकार दिखाई दे रहा था ना, ये अधिकार थोड़ा अलग से था। इसको हटाकर यहाँ पर जो यहाँ पर अधिकार था उसको हटाकर यहाँ पर शिक्षा के अधिकार को यहाँ पर शामिल किया गया। लेकिन शिक्षा के अधिकार को कहाँ पर शामिल किया गया है? शिक्षा के अधिकार को यहाँ पर ही शामिल कर दिया गया, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ही शामिल कर दिया गया, इसे कहीं अलग से शामिल नहीं किया गया। इसलिए अगर कोई भी पूछे कि फंडामेंटल राइट कितने प्रकार के हैं, तो फंडामेंटल राइट भैया 6 प्रकार के हैं। अब एक हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, एक थोड़ा सा रिव्यू के तौर पर ले लेते हैं कि समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, 14, 15, 16, 17, 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से आपका इसे अगर मान लीजिए कोई कह दे कि हम इसे क्या पढ़ते हैं कि आर्टिकल 21A पढ़ेंगे, फिर आर्टिकल 21 क्लॉज ए पढ़ेंगे, तो इसे क्लॉज 1 हम क्लॉज यहाँ पर कभी नहीं लगाएंगे। यहाँ पर अगर ऐसे ही दिया है तो यहाँ पर यहीं पढ़ देंगे, कैपिटल में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से 19 से 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25, 26, 27, 28, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको दिमाग में रखना है। उसके बाद यहाँ पर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, जो यहाँ पर 29 और 30 आपके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है। उसके बाद आपका आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए यहाँ पर आगे क्या आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो यहाँ पर आर्टिकल 32 में, और यहीं पर हम रीट के बारे में पढ़ते हैं कि रीट कितने प्रकार के होते हैं, प्रोहिबिशन, सर्टिओररी, क्यू ब्रेंटो मैंडेमस, यहाँ पर इस सारे रीट के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम 12, 13, 34, 35, यहाँ पर 33, 34, 35 क्या इसके बारे में भी देखेंगे आगे जाकर, ये क्या होता है सारा का सारा हम यहाँ पर देखने वाले हैं जी। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ये तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये भी आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट है, तो इनके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए जी आगे शुरुआत करते हैं और कुछ चीज़ों को देखते हैं यहाँ पर। तो आर्टिकल 12 में थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा के बारे में बात करता है। राज्य की परिभाषा यानी कि राज्य क्या होता है, राज्य के दायरे में क्या क्या आता है। तो यहाँ पर संघ की संसद और सरकार को हम राज्य कह सकते हो आप, प्रांत का विधानमंडल और प्रांत की सरकार जो होती है उसे आप सरकार या फिर राज्य कह सकते हो। स्थानीय संस्थाओं को आप राज्य कह सकते हो। सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाला कोई भी हो सकता है, सरकार की शक्ति का प्रयोग करने वाला कोई भी हो सकता है, जो भी हो सकता है उसको मैं क्या कहूँगा, राज्य ही कहूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर घबरा जाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर गड़बड़ा जाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर गड़बड़ में हो जाते हैं कि भैया राज्य का मतलब क्या होता है। मैं राज्य का मतलब कहीं बिहार राज्य के बारे में, उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो ना। राज्य की परिभाषा क्या होती है? तो राज्य की परिभाषा के लिए आपको आर्टिकल 12 को अच्छे तरीके से समझना होता है कि राज्य आखिर किसे कहा जाता है, राज्य की परिभाषा का, राज्य का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि राज्य का मतलब असल में क्या होता है। अब आते हैं एक भयंकर आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 13 क्या कहता है? राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों को कम करता है या समाप्त करता है, या और ऐसा प्रत्येक कानून जिस सीमा तक मौलिक अधिकारों को कम करता है या समाप्त करता है उस सीमा तक वो अवैध होगा। भैया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं करोगे। मतलब कहने का मतलब तो ये है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं करूँगा, इससे रोका जा रहा है मुझे। और बहुत बहुत बड़ी बड़ी विवाद यहाँ पर सामने आने वाली है, देखेंगे आगे चलकर। चलिए ठीक है, देखते हैं। आर्टिकल यहाँ पर 13 के संदर्भ में मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता संबंधित, वही मैंने कहा ना कि संशोधन से संबंधित विवाद उत्पन्न हुआ कि भाई संशोधन करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए ना। और फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 13 ने तो कह दिया कि जिस सीमा तक आपने संशोधन करने के या फिर इस प्रकार का प्रयास भी किया तो आप मतलब वो पूरी तरीके से अवैध हो जाएगा। तो हम क्या करें, संशोधन करें कि नहीं करें? यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर कहा जा रहा है कि संशोधन करें कि यहाँ पर संशोधन नहीं करें, बताइए यहाँ पर। तो संशोधनीयता से संबंधित विवाद यहाँ पर उत्पन्न होता है। यहाँ पर कलर बड़ा मतलब एक ही कलर, यहाँ पर कौन सा हरा, तो यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर जो है कि संशोधनीयता से संबंधित यहाँ पर विवाद उत्पन्न होता है कि भैया संशोधन करे ना करे, क्या ना करे। तो घबराने की बात नहीं है यहाँ पर। चलिए देखते हैं आगे कि यहाँ पर क्या बातें आगे कही गई।
अब यहाँ पर, अब वहाँ पर हम जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर प्रस्तावना में संशोधन करे या ना करे उससे संबंधित बात हम कर रहे थे, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो आए थे हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, और सारे के सारे यहाँ पर जो केशवानंद भारती केस था उसमें हम सारा चीज़ देख चुके हैं। अब आगे जो यहाँ पर आएगा फंडामेंटल राइट को लेकर है कि फंडामेंटल राइट में संशोधन करे या फिर ना करे, करे तो कैसे करे, यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर आएगा कि नहीं आएगा, कि इसका मतलब क्या होता है क्या नहीं होता। ओके जी, तो यहाँ पर चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। ये क्या हो गया, हाँ इसके बारे में थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर ये हो गया कि यहाँ पर शंकरी प्रसाद केस आता है। शंकरी प्रसाद केस 1951 में क्या कहा जाता है फंडामेंटल राइट को लेकर कि यहाँ पर आप संशोधन कर सकते हो, बिल्कुल यहाँ पर आप संशोधन कर सकते हो। दूसरा सज्जन सी केस में कहा जाता है 1965 में कि बिल्कुल यहाँ पर भी आप संशोधन कर सकते हो। लेकिन गोलकनाथ केस एक आता है, गोलकनाथ केस में कहा जाता है कि नहीं, आप संशोधन नहीं करोगे। यहाँ पर कहा जाता है कि आप संशोधन भैया नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे। उसके बाद होता है भैया 24वां संविधान संशोधन। इसके बारे में तो लोग भूल ही नहीं पाते हैं। 24वां संविधान संशोधन होता है और संविधान में ही संशोधन कर दिया जाता है कि 1971 में होता है। और इंदिरा गांधी की उस समय सरकार थी, इंदिरा गांधी की उस समय सरकार थी। और कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को अटल जी ने यहाँ पर दुर्गा का अवतार कहता है कि इस पर भी विवाद उत्पन्न होता रहता है कि कहा था नहीं कहता है। खैर हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा ये समझना है कि यहाँ पर संशोधन करे ना करे, अगर करे तो किस प्रकार के भी वर्तमान में स्थिति क्या है, तो उस वर्तमान स्थिति को देखना, वर्तमान स्थिति के अनुसार टटोलना हमारा लक्ष्य है यहाँ पर। तो 24वां संविधान संशोधन 1971 यहाँ पर यस कहा जाता है। उसके बाद केशवानंद भारती केस फिर आता है। अब केशवानंद भारती केस वही केस है जहाँ पर हमने प्रस्तावना में देखा था। तो केशवानंद भारती केस में यहाँ पर मूल ढांचे का सिद्धांत आता है, 1973 में यस कहा जाता है। उसके बाद एक और केस आता है मिनर्वा मिल्स केस 1980 में, यहाँ पर भी यस कहा जाता है कि यस यस आप कर सकते हैं, आप मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं भैया जी, आप कर सकते हैं। अब आता है भैया वर्तमान में स्थिति क्या है आखिर, अगर हम कर सकता है तो वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। अगर बिल्कुल यहाँ पर अगर हम कर सकते हैं तो वर्तमान में आखिर स्थिति क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या करता है, सारा हम देखेंगे। तो पहले संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, सही बात है। फंडामेंटल राइट में संशोधन केवल विशेष बहुमत से, यहाँ पर दिमाग में रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि साधारण बहुमत से कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर फंडामेंटल राइट की बात है। तो फंडामेंटल राइट में यहाँ पर जब आप संशोधन करोगे ना तो हमेशा विशेष बहुमत से करोगे। और किस प्रकार की विशेष बहुमत, यहाँ पर बहुमत का प्रकार मैं बता चुका हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। दूसरे प्रकार का जो विशेष बहुमत होता है ना, उस दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत से आप करोगे। ओके जी। तीसरी बात है कि यदि मौलिक अधिकारों में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उस मूल ढांचे में संशोधन नहीं होगा, उस मूल ढांचे में संशोधन नहीं होगा। वही बात जो प्रस्तावना में हमने बात कही थी कि आप प्रस्तावना में अगर संशोधन कर रहे हो, अगर बेसिक स्ट्रक्चर आता है तो उसमें संशोधन नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ पर कोई मूल ढांचा आता है फंडामेंटल राइट में तो यहाँ पर भी आप संशोधन नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे। ओके जी। अब एक मेंस का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, मेंस का क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता से संबंधित वाद विवाद पर प्रकाश डालते हुए इस संबंध में नवीनतम स्थिति को स्पष्ट कीजिए। नवीनतम स्थिति क्या है, और हमने बताना है इसमें सबसे पहले तो हमें इंगित करना है, सबसे पहले बताना है कि विवाद उत्पन्न कहाँ से हुआ है। विवाद आर्टिकल 13 से उत्पन्न हुआ है। उसके बाद हमें आगे धीरे धीरे बढ़ते जाना है, लिखते जाना है जो क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ तक समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से कि क्या अभी स्थिति है, वर्तमान स्थिति क्या है, फंडामेंटल राइट को लेकर वर्तमान स्थिति क्या है। इस पर कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर आएगा तो आप लोग कर लोगे, मेरा पूरा विश्वास है। उसके बाद आता है, टाइम बचा हुआ है क्या, टाइम देख लेते हैं। चलिए कॉल करते हैं इसे, समानता के अधिकार को अच्छे तरीके से कॉल करते हैं। तो समानता के अधिकार को दोस्तों अच्छे तरीके से कॉल करेंगे, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, अच्छे तरीके से करते चलेंगे। और आगे जाकर मैं बहुत फास्टली थोड़ा सा कवर करूँगा। अभी आप लोगों को धीरे धीरे थोड़ा सा चलना सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे। उसके बाद मैं आपको दौड़ाना सिखाऊंगा धीरे धीरे, फिर अच्छे तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर मेरे बहुत सारे भाई होंगे जो ऑलरेडी दौड़ते होंगे, तो थोड़ा सा रिवीजन यहाँ से कर लीजिएगा। यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर वीडियो को अंत करते हैं।
यहाँ पर। और यहाँ पर देखो दोस्तों क्या होता है ना कि मतलब, चलिए बाद में इसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, चलिए ठीक है। यहाँ पर नमस्ते बाय बाय टाटा, और यहाँ पर हम चलते हैं